नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश की आवाज। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज से क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। जैसे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक मैच चल रहा है, वैसे ही एक मैच मध्य प्रदेश में चल रहा है, एक मैच दिल्ली में चल रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी इंडिया अलायंस एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त एक्शन है। ईडी संजय सिंह को लेकर अदालत पहुंच चुकी है और जैसे वनडे मैच में हर पल स्कोर बदलता है, वैसे ही आज हर पल खबर भी बदल रही है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के धार में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जबलपुर में रैली कर रहे हैं और ये सारा एक्शन मिलकर यही इशारा कर रहा है कि देश में इलेक्शन की पिच तैयार हो चुकी है। देश की जनता के बीच में क्या चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। जो सियासी मैच 2024 में खेला जाना है, अगर वही मैच आज हो जाए तो फिर विनर कौन होगा इस मुकाबले का? मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और? हम इंडिया टीवी और सीएनएक्स का आपको सबसे ताजा सर्वे दिखाएं, उससे पहले दिल्ली की आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको अपडेट कर दें। खबर है कि संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हो रही है और इस वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज ईडी उनकी रिमांड मांगेगी, लेकिन पेशी के लिए जाते वक्त संजय सिंह को मौका मिला कि अपनी कोई एक बात वो कह सकें, तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाया और कहा कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सबको गिरफ्तार करवा रहे हैं। हम आज का ये ओपिनियन पोल क्या कहता है, इसके आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले जरा देखिए संजय सिंह को कोर्ट में लाया जा रहा था। संजय सिंह उस वक्त क्या कह रहे थे? क्या है मोदी जी का? हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। क्या है मोदी जी का? हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कल संजय सिंह के घर गए थे। उन्होंने बाहर निकलकर यही बात कही, नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। आज संजय सिंह ने कहा मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। संजय राउत, वो भी पहले एक मामले में जेल जा चुके हैं, उन्होंने भी कहा मैं तो भुगतभोगी हूं इस बात का, मुझे भी गिरफ्तार किया था, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता विपक्ष का आपको यही लाइन रिपीट करता हुआ मिलेगा। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? आज की सभा में भी उन्होंने कहा चोरी की है तो जेल तो जाओगे। अब इन सारे मुद्दों का जनता के बीच में क्या असर है? तो आज हमारी कोशिश यही है, और आपको मैं बता दूं, आप स्क्रीन पर इस वक्त जो कुछ देख रहे हैं तमाम राज्यों में अभी आपको 0-0 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ये एग्जिट, माफ कीजिएगा, आज के सर्वे के नतीजे आएंगे तो ये खाने भरते चले जाएंगे, लेकिन हम बड़ी डिटेल में बात करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये राज्यों का चुनाव जो होने जा रहा है वो तो अलग बात है। लोगों के बीच एक ही सवाल है, नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या कोई और इस बार आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ दिखाई देगा? और इसका जवाब देने की या उसका इशारा क्या है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। भावेश झा, जिन्होंने ये सर्वे किया, सीएनएक्स से हमारे साथ हैं, जरा तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भावेश, स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी स्वागत है। विजय त्रिवेदी जी, विजय जी का स्वागत। और सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं। सज्जन, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो हमने आपको तस्वीरें अभी दिखाई थी और नेता लोग जो बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने बताया, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। आपको लगता है कि जो करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर इतना माहौल बनता है, कोई आरोप लगाता है इसने चोरी की, किसी को जेल में डाला जाता है, कोई कहता है कि नहीं ये तो जोर जबरदस्ती हो रही, जैसा संजय सिंह कह रहे हैं, इसका इलेक्शन पर असर पड़ता है? आपको लगता है चुनाव पर भ्रष्टाचार के किसी मामले का असर पड़ता है? पड़ता है, आपको लगता है? तो देखिए, इस वक्त तो सबसे ज्यादा जोर इसी बात का है देश के अंदर कि क्या वाकई में जिसने चोरी की वो जेल जाएगा, और जो जेल जाएगा वो तो चिल्लाएगा। आपके सामने मैं पहली जो स्टेट्स रखने जा रहा हूं, वहां बीजेपी का स्कोर थोड़ा कम रहता है। 2014 में भी ऐसा ही दिखा था, 2019 में भी ऐसा ही दिखा था। कुछ इस बार बदलने जा रहा है क्या? शुरुआत आइए करते हैं उन राज्यों से। आज की खबर है दिल्ली का शराब घोटाला, इसके तार जिन राज्यों के साथ जुड़े हुए हैं वो राज्य हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन वो आंकड़ा क्या कह रहा है आज के सर्वे का, मैं आपके सामने रखूं ये, क्योंकि बताना जरूरी है कि ये सर्वे कब किया गया। तो 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर यानी कल तक ये सर्वे चला। 20 सितंबर वो तारीख जब विशेष सत्र संसद का चल रहा था दिल्ली में। सैंपल साइज है 54,250, इसमें 28,309 पुरुष हैं, 25,941 महिलाओं की राय इसमें ली गई है। 310 लोकसभा क्षेत्र, 543 में से 310 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर यह सर्वे किया गया है। इसमें कुल 775 असेंबली सेगमेंट्स में जाकर लोगों की राय पूछी गई है और 7,750 पोलिंग स्टेशंस तक
ये सर्वे की टीम के सदस्य वो पहुंचे हैं। और आइए अब सर्वे की शुरुआत करते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में शुरुआत तेलंगाना से हम करेंगे। तेलंगाना की 17 सीटें क्या कह रही हैं? आज अगर चुनाव हो जाएं तो लोगों का जवाब क्या है? तेलंगाना में हम सब जानते हैं केसीआर की सरकार है और 2019 के चुनाव में उन्हीं को अधिकांश सीटें मिली थी। सबसे पहले वोट शेयर आपके सामने हम रख रहे हैं। तेलंगाना में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितना वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अब तो बीजेपी को 28% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तेलंगाना में आज की तारीख में। बीआरएस को 40% वोट, यानी केसीआर की पार्टी अभी भी नंबर 1 दिखाई दे रही है, 40% वोट। कांग्रेस पार्टी को 23% वोट मिल सकता है, एआईएमआईएम को 3% और अन्य को 6% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी दिलचस्प होगा देखना कि ये सीटों में कैसे तब्दील होता है ये वोट शेयर। तो फिलहाल आपके सामने ये वोट शेयर 28% वोट बीजेपी का, ये 19 से बढ़ा है या उसी के आसपास है। आपको एक तुलना भी हम इसकी करके दिखाएंगे। तो ये वोट शेयर है आपके सामने तेलंगाना का। आइए अब बात करते हैं सीटों की। 17 सीटें हैं और इस बार अगर चुनाव में अगर आज चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, जो कि 2019 से 2 ज्यादा हैं। यानी तेलंगाना में बीजेपी अपना फुटप्रिंट बढ़ा सकती है, अपना ग्राफ ऊपर ले जा सकती है और बीआरएस की सीट 1 कम हो सकती है, 9 से घटकर 8 हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की भी 1 सीट कम होती हुई दिखाई दे रही है और असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट निकाल लेंगे, ये दिखाई देता है हैदराबाद की। इसके अलावा उनको किसी और सीट पर बढ़त मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी तेलंगाना में 2 सीटों का इजाफा करती हुई दिखाई दे रही है अपनी टैली में। यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। और जैसा मैंने आपको बताया, जो शराब घोटाले का जितनी चर्चा हो रही है आज, जो बड़ी खबर है, इसके तार जो हैं कहीं ना कहीं तेलंगाना के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसमें जो के कविता है उनका नाम भी, जो केसीआर की बेटी हैं उनका नाम भी इस पूरे सिलसिले में आ रहा है सामने। तो तेलंगाना में इस वक्त बीजेपी का ग्राफ ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी की राय सबसे पहले इस पर जानना चाहते हैं। तेलंगाना में बीजेपी 4 से बढ़कर 6 हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि ये हम लोगों ने जो पिछला सर्वे बात की थी और आज जो सर्वे बात कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राउंड रिक्लेम कर रही है। 4 सीटों पर थी, लेकिन बीच में उसकी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। लग रहा था कि तेलंगाना में जो उसको पार्टी अध्यक्ष बदलना पड़ा, प्रदेश का संजय बांदी की जगह जी किशन रेड्डी, जिस तरह से वहाँ एक आक्रामकता थी वो थोड़ी सी कम होने लगी थी। तो लगा कि कहीं कुछ मिसिंग सा हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में और विशेष करके अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, और चूंकि आपने बताया कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का ये सर्वे है, शायद अब फिर से प्ले में आमने सामने सिर्फ 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और केसीआर। केसीआर के साथ एक मुश्किल यह है, जब लंबे समय तक आप सत्ता में रहते हैं, महत्वाकांक्षा उनकी राज्य से राष्ट्रीय पार्टी बनने की, ऐसे में संकट हो जाता है अगर कोई करिश्माई काम आप नहीं कर रहे हो। और ऊपर से अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी आक्रामक पार्टी है, जो जीएचएमसी के चुनाव में जो टीआरएस के नेताओं को तोड़फोड़ किया उन्होंने, वो सब कुछ अब दिख रहा है। लेकिन यहां मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस को मैं थोड़ा बेहतर होते हुए देख रहा था, वो क्यों नहीं कर पा रही है? ये एक जरूर बात है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना से बड़ी उम्मीदें हैं और उनको शायद ये लग रहा था कि वो थोड़ा ऊपर आएंगे तो नंबर 2 पे भाजपा और कांग्रेस लगभग बराबर दिखेंगे। देखिए, जब राज्य के चुनाव की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां पर काफी प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि इनफैक्ट उस नैरेटिव में बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही थी। नरेंद्र मोदी ने वापस बीजेपी को चैलेंजर के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन जब लोकसभा का सवाल है, भावेश, आपने ये सर्वे किया, एक स्ट्रांग रीजनल पार्टी, वो भी केसीआर जैसा, जिसका जितना दबदबा हो राज्य के अंदर, 2 चुनाव आप लगातार जीते हो, आपकी मांग पर राज्य बना हो, यानी सबसे बड़ा आंदोलन आपका था राज्य बनाने का। और उसके अलावा 2 वो नेशनल पार्टीज जिनके बीच में हम सब जानते हैं मुकाबला, जो मुख्य मुकाबला है वो होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस उसमें काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी बढ़त बना रही है, वो भी साउथ के एक राज्य में, खासतौर पर दक्षिण के राज्य में। इसको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? देखिए, 2 बातें। एक तो आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस पिछड़ती हुए जाए। जो कांग्रेस का 1 साल पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में कांग्रेस लगभग शून्य पे जा सकती थी। आपको ये जो 2 सीटें दिख रही है कांग्रेस की, वो जस्ट क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने अभी हाल में चुनाव जीता, उसका इफेक्ट फिर से उनके जो पार्टी कार्यकर्ता उसमें एक तरह का एनर्जी वापस आई है। बीजेपी फिलहाल जो 6 सीटें, वो हम अभी जुलाई में के तो उसमें भी 6 सीटें थी। उसके बाद उससे पहले भी हम जब 1 साल पहले कर रहे थे उसमें भी लगभग 6 सीट। तो बीजेपी के लिए फिलहाल एक ये स्टेटस को है कि बीजेपी
बीजेपी अपने आप को वहां पे और ज्यादा बढ़ा नहीं पा रही। दूसरी बात, जहाँ असेंबली और लोकसभा में एक अलग अलग वोटिंग पैटर्न का मतलब है। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे जो भी बीजेपी को वोट मिले वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे मिले। वहां पे जिस तरह केसीआर की गवर्नमेंट रही है, जहाँ पे जिस तरह के आप देखेंगे अपीजमेंट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है वहां पे, इसलिए आप देखेंगे कि वो केसीआर का गठबंधन एआईएम ओवैसी के साथ रहता है। अब जो एएमआईएम पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओ तो 100 सीटों पे किसी और राज्यों में लड़ते, वहां पे सिर्फ 8 सीटों में लड़ती है। और दूसरी बात, वो सपोर्ट करते केसीआर को। इन सब चीजों को देखते हुए लोग वहां पे एक हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स को बीजेपी वहां बढ़ाने में कामयाब हुई, लेकिन वो सिर्फ उसका सीमित दायरा है जो सिर्फ लोकसभा। अगर बीजेपी 19 के मुकाबले 4 से बढ़कर 6 होती है आपके सर्वे के मुताबिक, तब भी आप मानते हैं बीजेपी की अपेक्षा से कम है ये प्रदर्शन? बिल्कुल कम है, क्योंकि बीजेपी जैसे मैंने आपको कहा कि 1 साल से बीजेपी का जो वोट शेयर है वो लगभग स्टेटस को है। बीजेपी यदि यहाँ पे जैसे अभी कहा संजय बांदी कुमार को जिस तरह हटाया गया और उस तरह जैसे कर्नाटका में जो रिजल्ट आया, वो यदि ये 2-3 चीजें डेवलपमेंट नहीं होती तो बीजेपी और अच्छा कर सकती थी वहां पे। विजय जी, आप इस बात कुछ कह रहे हैं? एक छोटी सी टिप्पणी देखिए, भावेश जी अगर इतनी उम्मीद कर रहे हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इनको कुछ दिखा होगा वहां, लेकिन तेलंगाना में पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की ग्रिप जिस तरह से छूटी है, अगर वो 6 सीटें जीत रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक खबर है। दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक सहित सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन बचाना मुश्किल है। उसमें अगर एक राज्य में इतनी ताकतवर पार्टी के सामने वो बढ़ रही है तो इसका मतलब कि वो बहुत बेहतर कर रही है। एक चीज और इसमें ऐड कर दें, क्योंकि जुलाई में हमने सर्वे किया था, आपको दिखाया था, तो जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में तेलंगाना में बीजेपी के लिए कुछ बदला नहीं है। 6 तब भी 6 था, आज भी हम 6 पर ही दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने बड़ा जोर लगाया राज्य के अंदर, बड़ी सभाएं हुई हैं कांग्रेस पार्टी की वो राज्य के चुनाव के लिए हालांकि, लेकिन फिर भी पार्टी ने वहां पर अपने आप को विजिबल बनाया है बहुत ज्यादा। लेकिन बीजेपी होल्ड ऑन कर रही है, फिर भी वो कहते हैं बीजेपी की अपेक्षा से एक कमतर परफॉर्मेंस है। देखिए, बीजेपी को और तेलंगाना को 2 तरह से समझना चाहिए। तेलंगाना में जो टीआरएस पार्टी है, जब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के साथ बीआरएस पार्टी हो गई है, भारत राष्ट्र समिति जो पार्टी हो गई है, उनका मकसद था कि प्रधानमंत्री के सामने या एनडीए के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर वो नेता के तौर पर उभर कर आए केसीआर साहब। केसीआर साहब को लेकर जो अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले रैली में जिक्र किया कि केसीआर खुद एनडीए में आना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया, और उसके बाद फिर बात हुई शराब घोटाले की, जिसमें कविता जी जो उनकी बेटी हैं, उनको तार कितने जुड़ रहे हैं, कितने समझ में आएंगे, ये थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर तेलंगाना में 2 चीज़ें केसीआर के फेवर की है। एक उनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, वो एमआईएम के साथ मिलके हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को एक तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। यदि उत्तर भारत में हम चर्चा करते रहते हैं मध्य प्रदेश की, और ये उससे बहुत ज़्यादा आगे केसीआर की फ्रीबीज की वहाँ पर योजना है, जिसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों में वहाँ पर एक बड़ा मजबूत अध्यक्ष दिया था बंडी को, जिससे पार्टी का जो कैडर है वो भी एक्टिव हुआ था, उनका जो वोट बैंक था वो भी बढ़ा था। लेकिन कुछ परेशानियां हुई और उनको बदलना पड़ा, जीके रेड्डी को लेकर आए, उससे थोड़ी सी उनको परेशानी है। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ये नतीजे आपके लोकसभा के लिए ठीक हो सकते हैं। क्या विधानसभा के जो चुनाव अभी होने वाले हैं उसमें भी यही रहेंगे? मुझे लगता है वहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे हो सकती है। ये तो हम लोकसभा के नजरिए से ही सर्वे हुआ, बिल्कुल लोकसभा के लिए। लेकिन इसमें बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें बढ़ रही है, 2 सीटें बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 कम हो रही है, बीआरएस 1 सीट कम हो रही है। सज्जन, आप महत्वाकांक्षा देखिए केसीआर की कि उन्होंने पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति कर दिया। लोग उनकी 1 सीट लेकिन लोकसभा की कम दिखा रहे हैं, सर्वे में कम दिखाई दे रही है। यानी उनकी महत्वाकांक्षा और लोगों की केसीआर को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। देखिए, इसमें इन्होंने टीआरएस से बीआरएस जरूर किया है, तेलंगाना से भारत, लेकिन आप देखिए कि बहुत ही सचेत हैं ये कि ना तो इंडिया अलायंस के साथ खुल के जा रहे हैं, ना एनडीए के साथ जा रहे हैं। और अभी बात ये आई है कि 19 तक प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 19 के बाद ये एनडीए का पार्ट होना भी चाहते थे। लेकिन यहाँ पे जो अभी बीजेपी की 6 सीटें दिखाई जा रही हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि अभी भी वहां पे बीजेपी और कांग्रेस की सेकेंड स्पॉट की लड़ाई है। और जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, उस पर निश्चित तौर पे बीजेपी जो है कांग्रेस को पछाड़ रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो लोकसभा के चुनाव में साउथ में भी आप देखें, कम से कम कर्नाटका और तेलंगाना में
प्रधानमंत्री मोदी की अपील जो है क्लियरली जो उनके काउंटर पार्ट है राहुल गांधी उनसे बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि एक तो मोदी अपील है, दूसरा आप देखिए जो ओवैसी साहब है, जैसे ही वो विधानसभा चुनाव में तो वहां के मुसलमान बट जाते हैं जो 13% हैं, लेकिन लोकसभा में ओवैसी साहब जहां जाएंगे उस तरफ मुसलमानों का झुकाव ज्यादा होगा, तो निश्चित तौर पर जो काउंटर उसका पोलराइजेशन होगा, जो थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, वो बीजेपी को फायदा दिख रहा है। तो लोकसभा चुनाव में अगर तेलंगाना में बीजेपी अपनी सीट केवल मेंटेन ही नहीं कर रही है 4 बल्कि आगे भी जा सकती है, ये दिखाता है कि साउथ में जो माना जा रहा था कि बहुत बड़ा 24 में डैमेज हो सकता है बीजेपी के लिए, कम से कम तेलंगाना वैसा संकेत नहीं दे रहा है। लेकिन क्या आप इसमें पूरा साउथ का नाम लेना क्या ठीक होगा? हम जरा आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश से ही बना तेलंगाना, 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आपके सामने आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का सर्वे अब हम रखने जा रहे हैं। आज चुनाव हो तो वोट प्रतिशत इस हिसाब से दिखाई देता है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है जगनमोहन रेड्डी की पार्टी 46% वोट हासिल कर सकती है, 46%। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 42% वोट, आप यही देख लीजिए, यही मिलाकर के 88% वोट है, तो किसी और के लिए क्या बचा? 46% वोट वाईएसआरसीपी, टीडीपी 42% वोट, बीजेपी मात्र 2%, कांग्रेस मात्र 2% और अन्य को 8%। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी निराशा की बात है। आंध्र प्रदेश में तो चलिए बीजेपी ना पहले कुछ खास थी, ना आज कोई बहुत बड़ी कहीं हमको आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा निराशाजनक होगा। वाईएसआरसीपी के बिल्कुल बराबर खड़ी हुई आपको टीडीपी दिखाई दे रही है वोट परसेंट में, सीटों में लेकिन अब आप देखिए कितना अंतर दिखाई देता है। 25 सीटें कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। वाईएसआर कांग्रेस को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं और ये 2019 से 7 सीटें कम है, यानी वाईएसआर कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है 19 की तुलना में, और ये सीधा फायदा टीडीपी के लिए है। टीडीपी 3 से बढ़कर 10 सीटों पर पहुंच सकती है, बीजेपी 0, कांग्रेस पार्टी 0, अन्य 0। तो टीडीपी एक बहुत बड़ी गेनर बनकर आंध्र प्रदेश के चुनाव में निकल सकती है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई, अभी जेल में है, इसमें उसका कितना बड़ा असर है ये भी हमको, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। 15 पर आप देखिए वाईएसआर कांग्रेस दिखाई दे रही है, 10 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी जो है वो खड़ी हुई साफ दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी गेनर अगर आंध्र प्रदेश के चुनाव में कोई है तो वो तेलुगु देशम पार्टी। इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? देखिए, इसके पीछे 2 फैक्टर है। एक तो फैक्टर जो अभी गिरफ्तारियां हुई है चंद्रबाबू नायडू की, उससे एक तरह का इमोशनल जो तो कहते हैं उस कई ब्लॉक्स में वो देखे जा रहे हैं। पिछले सर्वे में भी हमने देखा था कि एक तरह का गेन जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा और उससे बढ़कर हो रहा है। उसके एक फैक्टर तो ये मैंने बताया कि गिरफ्तारियां, दूसरी है जो एक पवन कल्याण की पार्टी है, जन कल्याण पार्टी, जनसेना पार्टी, तो उन्होंने इनके साथ अलायंस की घोषणा किया। उनका एक 6-7% का फिक्स वोट बैंक है जो उनसे बहुत ज्यादा इनको हेल्प करे कुछ ब्लॉक में इनको सीटें जीतने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब ये नेशनल पॉलिटिक्स में जैसे बीजेपी से जैसे अभी इनका अलायंस नहीं हुआ है, तो एक तरह का जो वहां पे कुछ जो माइनॉरिटी वोट है उससे भी उनको अट्रैक्शन मिला है, जिस वजह से वहां देखेंगे कि टीडीपी वहां पे ठीक है लगातार गेन जुलाई से और अक्टूबर के सर्वे में कितना अंतर आया है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसा भावेश ने आपको बताया इसमें बीच के कुछ फैक्टर्स चंद्रबाबू की गिरफ्तारी वगैरह वो इसके अंदर है। तो जुलाई और अक्टूबर के सर्वे में कितना अंतर आंध्र प्रदेश के सीटों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो आप जरा देखिए। तो जुलाई में 18 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस थी जो 3 घट करके अब 15 पर आ गई। इन 3 सीटों का फायदा जो है टीडीपी को सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 7 से बढ़कर 10 सीटों पर पहुंच गई है। लेकिन अभी जो अलायंस आपको बताया किस किस का किससे है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात। जनसेना पार्टी का टीडीपी से अलायंस है, बीजेपी का जनसेना पार्टी से अलायंस है, लेकिन बीजेपी और टीडीपी का कोई अलायंस नहीं है वहां पर। क्या पार्टनर चुनना जो जितनी मुश्किल बात, जितना समझ लग रहा था कि मुश्किल है बीजेपी के लिए, वही नतीजे दिखा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इसमें बड़ा धर्म संकट सा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि कई बार नेशनल पॉलिटिक्स में राज्यसभा की सीटों का आंकड़ा सेंटिमेंटल तौर पर एक बड़ी पार्टी है, ताकतवर पार्टी है, वो आपके साथ खड़ी हो जाए, और राज्य की राजनीति में जीजा साली का झगड़ा। तो जो अध्यक्ष बना दिया है डी पुरंदेश्वरी को और चंद्रबाबू नायडू, वो एक ही परिवार के लोग हैं, वो रिश्तेदार लोग हैं। अब वहां मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू इस देश में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर चुनाव लड़ने वाले पहले नेता हैं। हालांकि हार गए, वो हैदराबाद को साइबराबाद बना दिया था उन्होंने, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों को तो सॉफ्टवेयर में उन्होंने सब कुछ कर दिया, अपनी पार्टी का जो सॉफ्टवेयर चेंज करना था वो नहीं किया। उनके बेटे जो हैं वो भी उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी
और चंद्रबाबू नायडू अपने में ये बदलाव कर पाए तो शायद वहां कुछ हो पाएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े भले दिखा रहे हैं, अगर ये सेंटिमेंट बना रहा तो जगन मोहन रेड्डी के लिए फिर से फायदे की चीज हो जाएगी, क्योंकि पवन कल्याण एक इमोशनल, जिसको कहते हैं ना, भीड़ ले आएंगे, सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वोट में तब्दील होने की जब बारी आएगी तो आपको कोई लीडरशिप दिखनी चाहिए, एक एजेंडा दिखनी चाहिए। वो मुझे आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्टी का मिसिंग दिखता है, और कांग्रेस तो गायब है, ये उसके शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। देखिए, आज दिन ऐसा, हर चीज शराब घोटाले के साथ तो जुड़ेगी दिल्ली के, तो उसमें आंध्र प्रदेश का एक बड़ा अहम किरदार है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं जिनके बेटे पर इल्जाम था इस घोटाले में शामिल होने का, जिसको साउथ ग्रुप कहा जा रहा है, उसका एक हिस्सा वो भी थे, जो जेल गए, 2 महीने पहले बेल मिली और अब वो अप्रूवर भी बन गए। इनफैक्ट संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें माना जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा और वो सांसद साहब के जो बेटे हैं, इन्हीं के कहने के, इन्हीं के बयान के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ये आज के लिए रेलेवेंट था, इसलिए मैंने बताया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाईएसआर जैसे डोमिनेंट थे, आज भी डोमिनेंट है। ये दोनों ही लोग जो हैं केंद्र के नजदीक बीजेपी के होना चाहते हैं। तो मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, यदि आप अलाउ करें। कहा यही जा रहा है कि जो इनकी गिरफ्तारी जो रही है वो बीजेपी के साथ अलायंस रोकने के लिए ही हुई है। आपको याद होगा 2014 में टीडीपी और बीजेपी का अलायंस था, तो दोनों के वाईएसआर और टीडीपी के वोट शेयर में सिर्फ 3% का अंतर था, और वो 3% बीजेपी ने भर दिया था, जिसकी वजह से टीडीपी के वहां पे जीत हो गई थी। इस बार यदि टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी के अलायंस होती तो ये एक और कदम आगे बढ़ के ये अलायंस ज्यादा अच्छा कर सकती थी। तो ये इनकी जो गिरफ्तारी हुई, कहा यही जा रहा है कि इनकी अलायंस बीजेपी से ना हो, ये एक वजह, बहुत बड़ी वजह। एक शॉर्ट कमेंट विजय जी का, फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नायडू साहब को, जो आईटी सेक्टर को सबसे आगे बढ़ाने वाले हिंदुस्तान में शुरुआती दौर के रहे हैं, और आईटी की सबसे बड़ी बात होती है कि हर दिन अपडेट करना पड़ता है अपने जो फिगर है, सोच है, सब कुछ, थॉट प्रोसेस को, और नायडू साहब उसको नहीं कर रहे। वो डी पुरंदेश्वरी परिवार से राजनीति नहीं चलती। डी पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बन गई, केवल इससे नहीं चलेगा कि वो रामाराव की बेटी है, तो उनको बदलना है। और भारतीय जनता पार्टी को अभी इस लालच में से एक तय करना पड़ेगा कि वो वाईएसआर के साथ जाना चाहते हैं या टीडीपी के साथ जाना। जब तक उनको ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस इस पूरे सीन में आउट है। वैसे ये कोई खबर वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के तौर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।